नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ है संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। देश बड़े विकराल परिस्थितियों से जूझ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के घर की लगातार सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। सुनने में आया कि जब वो कल महाराष्ट्र में गए थे तो वहां कुछ भीड़ ने उनके खिलाफ नारेबाजी की है और उन्हें घेरने रोकने के भी प्रयास किए गए। इससे पहले भाजपा ने ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा। जिस हिसाब से हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं कि जो बोला उसे ईडी सीबीआई इन सब से घेरना। जैसे आज हिंदुस्तान में कल खबर छपी थी कि अब उनके चेहरे रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं, किस किस यूट्यूबर ने कौन कौन सा वीडियो यूज किया है, क्या क्या किया है और किस इन्फ्लुएंसर ने क्या रील शेयर की है। ऐसे भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कई एजेंसियों को बता दिया गया। तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो मैं संजय सर से भी समझने का प्रयास करता हूं और दर्शकों से भी आमंत्रित करता हूं कि इस पर हमें बताइए कि जब दिन भर हम नेहरू इंदिरा पर बोलकर सदन को गुमराह करते हैं, आम जनता को गुमराह करते हैं और फिर चलते उसी परिस्थितियों में, उस समय संजय गांधी ने भी यही किया था, इमरजेंसी लगवाई थी और तब भी युवा नाराज हो गया था और 70 साल के राजनारायण के साथ चल पड़ा था युवा। आज वो सोच रहे हैं कि हम युवा को रोककर गुमराह कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। और सर, अगर ये नामुराद विपक्ष लोकसभा चुनाव से पहले राजीव कुमार के दफ्तर को घेर लेता तो इतना बुरा हाल चुनाव आयोग का नहीं होता। उसी समय चुनाव आयोग की आंखें बड़ी हो जाती। मैं आपको सच बता रहा हूं। अब चूंकि सवाल तो विपक्ष पे ही आता है तो कहें किससे। तो कुल मिला के जो अभी चल रही है, एक तरीके से सर हम अगर बात करें तो ये कभी कभी हमें लगता है कि ये अघोषित इमरजेंसी से भी खतरनाक अघोषित इमरजेंसी, खतरनाक। प्रचारकों का लोकतंत्र है और 2024 की चुनाव की तैयारियों पर भी इमरजेंसी लागू थी। चुनाव आयोग विपक्ष को तुरंत नोटिस दे रहा, सत्ताधारी दल का कुछ भी कह रहे थे किसी को नोटिस, तो वो इमरजेंसी तो थी। इमरजेंसी की स्वर्ण जयंती भी मन गई 2025 में, लेकिन स्वर्ण जयंती मनाकर भी बीजेपी इमरजेंसी तो ही लागू करना चाहती है कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही सत्ता है, हम ही सब कुछ हैं। तो सर क्या है पूरा मामला ये? मैंने मैं इसको ऐसे देखता हूं कि अभी जो ये आंदोलन हुआ, मैंने बीजेपी सरकार के खिलाफ जो भी आंदोलन हुआ, जब भी हुआ, और आंदोलन तो हुआ ही नहीं, जो थोड़ा बहुत विरोध हुआ उसको भी बहुत बुरी तरह कुचला गया। और जो विरोध में लिखने वाले, मैंने मीडिया से लेकर के तमाम लेखक पत्रकार सबको परेशान किया गया। और मैंने ये 2014-16 से ही चल रहा है। मैंने नोटबंदी के खिलाफ उस समय तो नहीं लिखा जा सका और उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा। उसी तरह जीएसटी उसी समय एकदम मैंने बिना तैयारी के लागू कर दी गई, उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। और चुनाव ये जीतते जा रहे हैं। अब ठीक है, अब स्पष्ट हो गया कि चुनाव वो कैसे जीत रहे हैं, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। तो जो इंदिरा गांधी का मामला था कि उनसे शिकायत थी, और जाहिर है शिकायत राजनीतिक थी, अभी जैसी नहीं थी। अभी तो मतलब सरकार का कामकाज दिखाई दे रहा है कि 2024 में भी पेपर लीक हुआ, 26 में भी लीक हुआ, और सरकार ने जो है ये मंत्री को नहीं हटाया। बहुत जायज और सरल सी मांग थी कि मंत्री को हटा दिया जाए, तो नहीं हटाया गया और उसके लिए आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन में भी नहीं लोग सुन रहे थे। बहुत दबाव पड़ने पर सरकार लगभग मुश्किल में फंस गई, तो उसने हटा दिया। और हटा दिया, लेकिन वो उसके बाद स्पष्ट हो गया कि सब मामला जो है आरएसएस के लोग देखते हैं, और जिनको हटाकर जिनको मंत्री बनाया वो भी वैसे ही हैं या उनसे अच्छे या बेहतर तो दिखाई नहीं दे रहे। मतलब अभी पेपर लीक वीक होने की बात बाद में है, लेकिन पेपर लीक पर सरकार कुछ कर नहीं रही है। और पेपर लीक जो हो रहा है या जिन कारणों से हो रहा है उस पर सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने सजा बढ़ा दी और ये सब किया, जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार ये मान रही है कि लीक तो होगा, हम सजा ज्यादा देंगे। और सजा कहाँ क्या होती है, कैसे होती है, वो हम लोग देख रहे हैं।
तो जाहिर है उसमें भी कुछ नहीं होना जाना है। दिलचस्प ये है कि कल अखबारों में खबर छपी थी कि जो नीट का जो ये है परीक्षा जो है इस साल वाली परीक्षा, माने एक यूजीटी होती है, यूजीटी से ऊपर 2 होती है, तो नीट की परीक्षा यूजीटी से ऊपर वाले की तैयारी समीक्षा स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं। तो अभी इतना माने विरोध करने के बाद शिक्षा मंत्री को बदला गया, और जैसा मैंने कहा कि शिक्षा मंत्री बदलने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब लोग देख समझ रहे हैं, और काम स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं। ठीक है, नीट से डॉक्टर ही बनते हैं तो स्वास्थ्य मंत्री भी देख सकते हैं, लेकिन जिनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है या जिनको हटाया गया उससे फर्क क्या पड़ा, सो मामला है। तो जब मोटा मोटी यही चल रहा है, मोटा मोटी यही चल रहा है कि जो जैसी स्थिति है उसको बदलना नहीं है, और सरकार कुछ कर नहीं रही है, उसको किसी से मतलब नहीं है और उसकी परवाह नहीं करती है। ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, और जो स्थितियां हैं, जिस ढंग से विरोध करने वालों को दबाया जा रहा है, जिस ढंग से विरोध करने वालों को परेशान किया जा रहा है, और जो सब किया गया मैंने सरकारी स्तर पर, जिस ढंग से पिटवाया गया प्रदर्शनकारियों को, मैंने अव्वल तो वो विरोध या प्रदर्शन कोई ऐसा बुरा, बड़ा या गैर कानूनी नहीं था, और जाहिर है बच्चे थे, बच्चों को जिस ढंग से पिटवाया गया और उसका जो विरोध हुआ, और सबके बाद जो सरकार की प्रतिक्रिया है, मैंने गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो हुआ उसमें जवाब देना चाहिए उनको, जो जवाब नहीं दे रहे, जिस ढंग से संसद में नहीं आ रहे हैं, तो उसमें जाहिर है कि वो अपनी गलती मानते हैं, या उनका जो दोष है या जो उनकी गलती है उस पर उनके पास कुछ स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन जैसा ये सरकार शुरू से करती आई है कि अखबारों में खबरें छपवाकर, खबरें प्लांट करके, या नैरेटिव चेंज करने के लिए दूसरों से करवा के, या सोशल मीडिया से या ट्रोल से, वो सब कुछ किया जा रहा है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। तो मोटा मोटी दिखाई ये दे रहा है कि इंदिरा गांधी का विरोध किया गया, कोर्ट में शिकायत की गई, राजनारायण ने शिकायत की, तो उनके खिलाफ फैसला आया। अभी उससे बहुत बुरी हालत है, लेकिन कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला आएगा ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग उस समय बहुत निष्पक्ष था, अभी के चुनाव आयोग को हम देख रहे हैं। उस समय हाईकोर्ट ने ही फैसला दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट तो बाद में पहुंचा, हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही इमरजेंसी लग गई थी। अभी सुप्रीम कोर्ट की जो हालत है वो हम लोग देख रहे हैं। तो सब मिला जुला करके अभी के हालात इमरजेंसी से बुरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इमरजेंसी में तो नेताओं, छात्रों को वो किया जा रहा था, अभी तो टारगेट किया जा रहा है छोटे बच्चों को, 15, 18, 20, 22 साल के बच्चों को, जो नीट के मुख्य रूप से परीक्षार्थी थे। और ज्यादातर मीम्स उन्हीं लोगों ने बनाए हैं, या ज्यादातर नारे उन्हीं लोगों के थे। ठीक है, बड़े भी थे और सरकार तो कहती है कि अपराधी भी थे, लेकिन जिस ढंग से प्रचार किया जा रहा है कि पुलिस वाले घायल हो गए, और मैंने एक किसी बच्चे ने कहा है, किसी बच्चे से, पुलिस वाले की किसी बच्चे से कहलवाया गया है कि पापा घर आए तो उनके कपड़े खून से सने हुए थे। लेकिन खून से सने हुए कपड़े थे, उनको चोट लगी थी, वो घायल थे, तो वो अस्पताल क्यों नहीं गए, या उनके साथियों ने उनको अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया, उनके विभाग या पुलिस वालों ने उनको अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया, वो घर कैसे आ गए? और घर कैसे आ गए जब अगर वो बीमार थे, खून से लथपथ थे? जाहिर है खून किसी और का होगा या किसी बच्चे का होगा, या उनका था तो उनको अस्पताल ले जाया जाना चाहिए था, वो घर क्यों गए? जाहिर है कहानी बनाई जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा। तो इस तरह से इमरजेंसी में जो स्थितियां थी उससे अभी खराब स्थिति है, और देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, इसका वर्णन एक किताब में किया गया था जो 2021 में ही आई थी, इंडियाज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। एक किताब है, अरविंद नारायण की लिखी हुई है। मैंने इंडियाज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का मतलब ही हुआ भारत की अघोषित इमरजेंसी। ये 2021 में आई थी। ये किताब भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार 16 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, अधिवक्ताओं और एक्टिविस्ट के साथ फादर स्टेन स्वामी को समर्पित है। फादर स्टेन स्वामी का मामला बहुत लोगों को याद होगा कि उनको गिरफ्तार किया गया था, 80-83 साल के थे, और उनको जेल में स्ट्रॉ के लिए परेशान किया गया। उनको उम्र की ज्यादा होने के कारण वो कांपते थे, हाथ उनके कांपते थे, और वो पानी या चम्मच वगैरह स्ट्रॉ से पीते थे, और उनको स्ट्रॉ देने में जेल में दिक्कत की गई। मैंने अखबारों में छपा था कि उनका स्ट्रॉ जेल वालों ने फेंक दिया या उन तक नहीं पहुंचने दिया,
और बाद में उनको स्ट्रॉ देना है कि नहीं देना है उससे परेशान किया गया। और 83 साल की उम्र में जेल में अगर रह करके अगर किसी और बीमार आदमी जिनको स्ट्रॉ नहीं दिया गया तो वो कुछ दिन में जेल में उनका निधन भी हो गया। तो ये किताब भारत की अघोषित इमरजेंसी, हिंदी होगा उसका, अंग्रेजी में इंडिया अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, उन्हीं को समर्पित है। स्टेन स्वामी को भी समर्पित है। भीमा कोरेगांव मामले में जो 16 लोग उसको BK-16 कहते हैं, BK-16 को समर्पित है ये किताब। ये 2021 में आई थी, मतलब 2021 में ही लेखक को लग रहा था कि इमरजेंसी जैसे हालात हैं, भले घोषित नहीं किए गए। और 2021 से अब 2026 आ गया, स्थिति पहले से खराब ही हुई है, किसी मामले में कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। यहां तक कि 2024 में नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जो ये कहा था कि अगर इंडी गठबंधन वाले या इंडिया गठबंधन वाले चाहें तो वोट के लिए अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चर्चा उसकी मुजरा करने के लिए हुई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि वोट के लिए कांग्रेस वाले कुछ भी करते हैं जिसमें मुजरा शामिल है। और नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, लेकिन उनके कहने का मतलब यही हुआ कि मैं वोट के लिए कुछ नहीं करता हूं। और जाहिर है कि उन्होंने वोट के लिए कुछ नहीं किया है। अभी तक जो कुछ भी किया है सब जनहित के खिलाफ है। माने जिन मुद्दों पर वो जब सरकार में नहीं थी तो विरोध करते थे, उनकी पार्टी हंगामा करती थी, चाहे वो गैस का प्राइस हो या पेट्रोल का हो, डॉलर की कीमत हो, तमाम चीजें हैं जिस पर अब ये लोग बोलते ही नहीं हैं। तो और वो सब लेकर के, माने GST से तो पूरी महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल की काम पे बात ही नहीं करना, एथेनॉल का मामला सब है ही है। तो सरकार को कहीं से भी चिंता ही नहीं है कि वोट कैसे मिलेगा या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जाहिर है वो चिंता नहीं है, तो उसका कारण ये है कि सरकार को चुनाव आयोग की जो अपनी व्यवस्था है उस पर भरोसा है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को SIR करवाने दिया वो एक अलग चीज है। कल एक अखबार में खबर थी कि सरकार ने कहा है कि अगर ये चुनाव में नहीं, जो SIR हो रहा है उसमें जिन लोगों की राष्ट्रीयता या नागरिकता साबित नहीं होगी वो विदेशी हैं, ये भी साबित नहीं होगा। मतलब भारत में लाखों लोग रह रहे हैं, सरकार जानती है, मान रही है, सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि जिनकी नागरिकता साबित नहीं होगी वो विदेशी हैं, ये तो साबित नहीं होगा। और जब तक ये साबित नहीं होगा कि वो किस देश के हैं, भारत के नहीं है, क्योंकि भारत में उनका कागज नहीं है, या जो भारत में नागरिक होने की जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं कर रहे हैं, उनका कागज नहीं है, या उनके माँ बाप का डिटेल नहीं है, माँ बाप वोटर नहीं थे वगैरह, जो भी सब कारण। भारत सरकार ये मान रही है, उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, अखबार में खबर छपी है कि हाँ वो भारत के नागरिक अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे देश के नागरिक। तो इतने समय से सरकार कर क्या रही है? अगर वो भारत के नागरिक नहीं है और दूसरे देश के भी नहीं है, भारत में रह रहे हैं, तो आप उनको दूसरे देश में भेज नहीं सकते, ये भी सरकार ने माना है। तो जाहिर है कि वो भारत में रह रहे हैं तो भारत के नागरिक हैं। अब आपने शर्तें ऐसी बना दी हैं कि उनका नागरिक होना वो बेचारे साबित नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनका विदेशी होना साबित कर दीजिए, उनको जहां के हैं वहां भेज दीजिए। तो आप भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनका विदेशी होना साबित नहीं किया जा सकता है। और अगर साबित हम कर भी दें तो हम उनको वहां तभी भेज पाएंगे जब वो स्वीकार करेगा, जिस देश के वो नागरिक हैं। जैसे कहा जाता है कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, तो बांग्लादेश स्वीकार करेगा कि वो उनके नागरिक हैं। तमाम उदाहरण है, जब सरकार ने शोर मचाया, सत्तारूढ़ दल ने शोर मचाया कि बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है, ये पूरी नागरिकता, बंगाल चुनाव के समय भी घुसपैठिए सब कुछ था, लेकिन घुसपैठिए मिले नहीं SIR में। और सरकार ने जिन लोगों को वापस किया, मैंने बांग्लादेश भेजा, उनको वापस लाना पड़ा, यहां तक हो चुका है। इसके बावजूद सरकार SIR करवा रही है, उसमें लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं दिल्ली में जिनका वोटर लिस्ट से नाम कटवा दिया गया और कई चक्कर लगाने के बावजूद वो नाम फिर से नहीं जुड़ा है, और उसमें हर उम्र के लोग हैं। तो आप जो 2003 के बाद पैदा हुए लोगों का जो कहें, या 1990 के बाद पैदा हुए लोगों का कहें, वो तो ठीक है, वो तो फिर भी समझ में आता है। और
अगर उनका कागज नहीं है, उनका कागज मतलब उनके माँ बाप का नहीं है और माँ बाप दोनों का नहीं है, तो आप उनको वोटर नहीं बनाएंगे। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाला मामला जो बंगाल में हुआ था वो बिल्कुल अलग है। तो सब करके भी अगर आप उनको यहाँ से बाहर नहीं करेंगे तो आप कोशिश तो यही कर रहे हैं ना कि वोटर कम से कम हो। और जाहिर है वो जनजी वाले लोग हैं जिनका दस्तावेज नहीं है, जिनका पहले से है, उनका तो है, उनका सब कुछ है और उनका आप मान भी ले रहे हैं। तो जनजी वालों को आप वोटर नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनजी से आपकी परेशानी दिखाई दे रही है और सुप्रीम कोर्ट ये सब जानने के बाद, सब कुछ मानने के बाद ये होने दे रहा है। तो जाहिर है कि सरकार जो है समझ रही है कि उसके वोटर वही है जो उसको वोट देंगे, जो उसको वोट नहीं देंगे वो वोटर ही नहीं है। सरकार ने ऐसी मोटा मोटी व्यवस्था कर दी है। और ईवीएम वगैरह जो है सो वो है, ईवीएम से जो शिकायतें हैं, राहुल गांधी ने शिकायत की, वोट चोरी वगैरह से सब शिकायतें की। सरकार को ये डर नहीं है कि 2000 और अब जो परिसीमन वगैरह की बात चल रही है, महिला आरक्षण और सब मिलाकर सरकार निश्चिंत है कि वो अगला चुनाव 2029 का चुनाव भी जीत जाएगी। तो और हालात ये हैं कि अगर नागरिक विरोध करे, बच्चे विरोध करें, तो उनके पीछे पैलेट गन चलाइए, AK-47 से गोली ले, कील लगी लाठी से पिटवाइए वगैरह वगैरह। और अमित शाह का विरोध आपने कहा कि हुआ, लेकिन अमित शाह का विरोध कई साल पहले इलाहाबाद में हुआ था, काला झंडा वंडा ही दिखाया गया था, उसके लिए विरोधियों को पकड़ पकड़ के पीटा गया। अभी भी जिन लोगों ने मीम्स बनाए और जिन लोगों ने नारे लिखे और ये सब किए, उनको ढूंढ ढूंढ कर परेशान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भले कहा कि माफ कर दिया गया है, लेकिन उन लोगों को अलग अलग परेशान किया जा रहा है और वो परेशान कानूनी तरीके से नहीं किया जा रहा है, पुलिस नहीं कर रही है, इनकी ट्रोल सेना या इनके समर्थक कर रहे हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो हालात इमरजेंसी में तो कानूनन या कानूनी कार्रवाई हो रही थी, जो जिनका नाम था सरकार के खिलाफ उनको पुलिस पकड़कर गिरफ्तार कर रही थी। अभी तो आप गिरफ्तार नहीं कर रहे, बच्चों को नहीं बख्श रहे, और अगर राजनीतिक आरोप था तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा तो फिर भी समझ में आता है। गाली देने के लिए गिरफ्तार करने का कोई मतलब नहीं है। और जैसा दीप्ति ने कहा है कि अगर गाली देने के लिए कार्रवाई होनी है तो पहले वालों भी मामले में होनी। तो साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार मनमानी कर रही है, वो जो कर रही है वो सही है, और दूसरे को वो कुछ भी ऐसा नहीं करने देगी जो उसके खिलाफ हो। तो दिखाई दे रहा है कि हालत इमरजेंसी से बुरी है। और अगर किसी ने किताब लिखी, इतनी मोटी किताब, ये किताब है इंडिया को, इतनी मोटी किताब तो ऐसा ही नहीं होगी, तथ्यों की बात है तो उसमें इतने सारे भरे हुए हैं। और ये सब के बाद अगर सरकार नहीं मान रही है कि इमरजेंसी है, और वो सरकार नहीं मान रही है जिसको इमरजेंसी से सबसे ज्यादा कष्ट है, जो इमरजेंसी से सबसे ज्यादा रोती है, और अगर बच्चों को आपने माफ कर दिया तो माफ क्यों किया, और बच्चे कह रहे हैं कि हमें माफी की जरूरत नहीं है, आप शिक्षा व्यवस्था सुधारिए, उसके लिए क्या कर रहे हैं वो तो मतलब ही नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि मंत्री जो है, शिक्षा मंत्री, जो शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा मंत्री का जो काम हो रहा है वो स्वास्थ्य मंत्री को देखना चाहिए। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों संसद नहीं जा रहे हैं। सोमवार से अब देखते हैं कि आज क्या होता है, आते हैं नहीं आते हैं। लेकिन विरोध को इस ढंग से कुचलना, और ये 2014-16 से ही, 14 में तो विरोध नहीं था, लेकिन 16 के बाद से ही विरोध ऐसा था। नोटबंदी का विरोध हो ही नहीं पाया, और नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ, फिर भी विरोध नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में जाहिर है उस पर कार्रवाई नहीं हुई। उसी तरह से 370 हटाया गया तो कहा यह गया जैसे कि कश्मीर अब सब ठीक हो जाएगा और सामान्य हो जाएगा, लेकिन कश्मीर वैसे ही है। माफ कीजिएगा, अभी 1-2 दिन पहले कश्मीर में ये क्या बोलते हैं, प्रवासी मजदूर को आतंकी हमले में मार दिया गया है। 2 घायल हुए थे, मतलब उसमें एक पहले मर गया था, उसी से मर गया था, दूसरे दिन मौत हुई। लेकिन सरकार ये दावा कर चुकी है कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो चुका है। सरकार ने नक्सलवाद पे वैसे ही अभियान चलाया, सबको परेशान किया, सब कुछ किया, और सरकार का दावा है कि नक्सलवाद खत्म हो गया है। लेकिन सरकार का दावा आतंकवाद खत्म करने का भी था, और जिस ढंग से जनसंहार किया गया है, जिस ढंग से लोगों को मारा गया है, वो सब बेहिसाब है। मानवाधिकार वगैरह सबकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है, उसका कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है कोई। और अगर सरकार बच्चों की नहीं सुन रही है
तो जो मानवाधिकार और सॉरी जो ये आतंकवादी और नक्सलवादी और आदि आदि कह के मारे गए, उनकी कौन सुनेगा। तो जाहिर है कि इमरजेंसी में तो गिरफ्तार ही किया गया था, लोग बाद में छूट गए। यहाँ तो सैकड़ों लोगों को मार दिया गया। किसान आंदोलन में 700 लोग मर गए, नोटबंदी में 200 लोग मर गए। तो इमरजेंसी से बहुत बुरी हालत है। और अभी जैसे पिटवाया गया और जैसे हल्ला है कि पुलिस वाले ही घायल हो गए, ये तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। और अगर पुलिस वाले घायल हुए तो पुलिस क्या कर रही है वो अपनी जगह है। और जिस ढंग से किसी भी आंदोलनकारी को या किसी भी सरकार विरोधी को बदनाम किया जाता है, वो सब अपनी जगह है, वो सब चल रहा है। तो सरकार जबरदस्त ढंग से ज्यादती कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, जवाबदेह नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। और मुद्दा इनका था कि पुरानी सरकार भ्रष्ट है, हम जो है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो भ्रष्टाचार के इनके जो भी आरोप थे वो कोई साबित नहीं हुए। और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। मतलब यहाँ तो खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं और पैक करके भिजवा भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। तो सब हो रहा है, लेकिन विरोध नहीं हो सकता है। और जो विरोध करे उसको आप जैसे परेशान करें। अभी मतलब वो है कि एक नाटक किया गया चंदा चोरी पे, तो उसमें आस्था ये हो गई, प्रभावित हो गई, उसके लिए एफआईआर करा दिया गया। और जिन सांसदों ने नाटक किया, मतलब अव्वल तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, आम आदमी कोई विरोध कर ही नहीं सकता है, छोटे मोटे लोग विरोध कर ही नहीं सकते हैं। सांसदों ने संसद परिसर में विरोध किया तो उनके खिलाफ एफआईआर करा दिया गया। राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है, महुआ मोइत्रा की सदस्यता जाने को थी। और संसद में गाली देने के लिए रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, उनको सांसद का टिकट नहीं दिया गया, लेकिन विधानसभा चुनाव का दिया गया था और वो हार गए थे। तो ये हालत है। और उस पार्टी की हालत है जो कांग्रेस को भ्रष्ट कहती थी और खुद को लोकतांत्रिक कहती थी। तो अब तो लग रहा है कि इसके अत्याचार और तानाशाही के आगे कांग्रेस तो कुछ नहीं थी। और भ्रष्ट होना तो खैर साबित ही नहीं हुआ कि इन्होंने जो आरोप लगाए थे, या आरोप लगाने वाले सीए जी को जो इनाम दिया था, उन्होंने भी बाद में एक मामले में माफी मांगी थी। और जो आरोप साबित नहीं हुए कोर्ट में, उनका क्या कहना। और 2G घोटाले में इन्होंने जितना घोटाला, 2G तथाकथित घोटाला की सरकार को नुकसान का जो घोटाला बताया गया, इतना का नुकसान हो गया। 5G में रिजर्व प्राइस उससे कम रखा गया था और रिजर्व प्राइस उससे कम मिला। ये सारी चीजें हैं, लेकिन मीडिया में चूंकि छपता नहीं है इसलिए लोग जानते नहीं है, लोग समझते नहीं है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि गाली देने के मामले में भी लोग कह रहे हैं कि बच्चे गलत हैं। बीजेपी की या सरकार की ट्रोल सेना की चिंता किसी को नहीं है, या प्रधानमंत्री उन गालीबाज ये लोगों को एक्स पर फॉलो करते हैं। बार बार कहने पे भी उन्होंने फॉलो करना नहीं छोड़ा। उनके अपने कारण है, वो उन्होंने बताया है, वो सब अलग चीज है। लेकिन गालीबाजों को वो ट्रोल करते हैं और बच्चे जो गाली दे रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि संस्कृति खराब हो रही है। जबकि संस्कृति खराब अगर हुई है तो इन्हीं गालीबाजों के कारण हुई है जो रोज गाली देते हैं। और अब तो सब सार्वजनिक है कि किसने किसको क्या गाली दी और प्रधानमंत्री उसको कब से फॉलो करते हैं। एक मित्र ने वीडियो बनाया है जो बता रहे हैं कि उसने ये गाली दी तो प्रधानमंत्री उसके बाद फॉलो करने लगे। हालांकि ये सब मामला पुराना है और 2016 से पहले का है। उस पर किताब है अलग से इनकी ट्रोल सेना पे, वो तो है ही है। और उस किताब से कोई फायदा नहीं हुआ, प्रधानमंत्री ने किसी को फॉलो करना नहीं छोड़ा। और वो प्रधानमंत्री अब जो है क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। और इमरजेंसी के विरोध में जो बोलते रहे सो तो अब इमरजेंसी कुछ नहीं लग रही है। इमरजेंसी में तो कोई ज्यादती नहीं हुई थी जिस ढंग से। मैंने अगर आप किसी को विरोध करने के बाद कार्रवाई करें तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो इन्होंने ये कर दिया कि कोई विरोध कर ही नहीं सकता है और सांसद भी विरोध करे तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जा रहा है। ये स्थिति है। अगर किसी को लगता है कि इमरजेंसी से कम है तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। चलिए सर, फिलहाल इस खबर का इंतजार करते हैं और दर्शकों के समक्ष भेज रहे हैं कि इमरजेंसी है कि नहीं। क्या आपको लगता है कि ये सरकार इमरजेंसी की तरह काम कर रही है या नहीं? हमें जरूर बताएं। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।